हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की साइंस। क्लास 10 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो आज हमने जो भी अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है उसे एक बार डिस्कस करके, उसे एक बार रिवाइज करके आगे अपने जो चैप्टर का नया टॉपिक है और चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। चलिए बच्चों, तो देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं जो हम अभी तक कवर कर चुके हैं और अच्छे से इन्हें डिस्कस भी कर चुके हैं। चलिए, तो लास्ट लेक्चर में बच्चों हम बात कर रहे थे कि कॉमन सॉल्ट से क्या क्या केमिकल्स बनते हैं। ठीक, हमने बात की थी सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड। उससे पहले हमने बात की थी बच्चों ब्राइन सॉल्यूशन की, कि ब्राइन सॉल्यूशन क्या है। तो अभी तक तो हम समझ चुके होंगे, लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था ब्राइन सॉल्यूशन के बारे में। चलिए, तो यहाँ पर जो है कुछ इंपॉर्टेंट हमें मिलते हैं केमिकल्स जो कि सॉल्ट से मिलते हैं। पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें मिलता है उसके साथ बच्चों हमें क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस भी मिलती है। क्या यूजेस होते हैं ये हम पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में। नेक्स्ट हमारा होता है ब्लीचिंग पाउडर, तो हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं। ठीक, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि कैल्शियम बीच में ऑक्सीजन, किनारे से क्लोराइड। ठीक है, तो आपको इस तरीके से फॉर्मूला भी ध्यान रखना है कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि इसकी यूजेस क्या क्या होते हैं, कहाँ कहाँ इनका उपयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में पूछा जाता है। अगला बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है, कैसे बनता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये हमने डिस्कस कर लिया था। फिर हमने बात की थी बच्चों इसका यूजेस क्या क्या होते हैं। तो बेकिंग सोडा कई चीजों में यूज आता है ना। हम अपने घरों में भी कई जगहों पर बेकिंग सोडा का यूज करते हैं, जैसे कुछ खाना बनाने के लिए, कुकिंग को फास्टर करने के लिए। ठीक, कोई भी चीज अगर हमें बेक करनी है तो उसके लिए, जैसे केक बनाना है या कोई ब्रेड बनाना है, तो इसलिए भी हम इसका उपयोग करते हैं। एंटासिड में भी इसका यूज होता है। तो हम क्या करते हैं, एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए, अगर शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटासिड बेस हम लेते हैं। तो वो भी किससे बनता है, वो भी किससे बनता है, बेकिंग सोडा से बनता है, क्योंकि ये भी कैसा है, नेचर में एल्केलाइन है। और लास्ट यूज है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में भी ये उपयोग आता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे यूजेस हैं, वो भी आप लिख सकते हैं। फिर बात की थी हमने वॉशिंग सोडा की, कैसे ये बनता है, क्या इसके यूजेस होते हैं। तो क्लेंजिंग एजेंट की तरह ये काम करता है। सोप इंडस्ट्रीज, पेपर इंडस्ट्रीज में भी इसका उपयोग होता है। तो वाटर की परमानेंट हार्डनेस को हटाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। और डोमेस्टिक पर्पस में यानी कि घरों में क्लीनिंग एजेंट की तरह इसका उपयोग किया, जहां पर जो भी जितने भी स्टेन्स या दाग होते हैं उनको हटाने में काम आता है। चलिए बच्चों, एक बार आप इसे देख लीजिए, फिर आगे जो आज का टॉपिक है, नया टॉपिक है, उसको स्टार्ट करते हैं। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, आर द क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई, कि सॉल्ट के जो क्रिस्टल है क्या वो सच में ड्राई होते हैं। चलिए, तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके देखते हैं। हीट फ्यू कॉपर सल्फेट क्रिस्टल इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। हमें हीट करना है फ्यू कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में हमें क्या करना है, इस तरीके से ड्राई बॉइलिंग ट्यूब लेनी है, इसमें कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स डालने हैं और उनको क्या करना है, बर्नर की सहायता से हीट करना है। कॉपर सल्फेट बिकम व्हाइट एंड सम वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर इन द बॉइलिंग ट्यूब। अब हमें क्या दिखेगा, जो कॉपर सल्फेट है वो कैसा हो गया, पहले तो ब्लू था, ठीक, अब कैसा हो गया, व्हाइट हो गया है। एंड सम वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर इन द बॉइलिंग ट्यूब, और कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स भी हमें कहाँ दिखेंगी, इस ट्यूब में दिखेंगी। क्या दिखेंगी, कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स भी हमें ट्यूब में दिखेंगी। ठीक, आगे कॉपर सल्फेट क्रिस्टल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल होते हैं उनमें क्या होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है बच्चों, एक फॉर्मूला में, एक फॉर्मूला यूनिट में कितने फिक्स नंबर ऑफ वाटर है। ठीक है, एक फॉर्मूला यूनिट में, या हम कहते हैं कि एक फॉर्मूला यूनिट सॉल्ट में कितने फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है, वही क्या होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक, हमने क्या कहा कि एक फिक्स्ड
हमने क्या कहा कि एक फिक्स्ड फॉर्मूला यूनिट में कितने क्या होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं प्रेजेंट, उसी को क्या कहा जाता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। ठीक, और हीटिंग द वाटर इज रिमूव्ड एंड द सॉल्ट टर्न्स व्हाइट। और जब हम इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, हमने क्या किया, सिंपल एक ड्राई ट्यूब ली, उसमें क्या डाला, टेस्ट ट्यूब ली, उसमें क्या डाला, कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल डाले, ठीक है, और उसको बर्नर की सहायता से हीट किया। जब हमने हीट किया तो हमने क्या देखा, इसमें कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स हमें दिखे, और ये जो क्रिस्टल था इसका कलर कैसा होने लग गया, व्हाइट होने लगा। ठीक, वाटर ड्रॉपलेट्स हमें दिखने लगे। वो क्यों दिखने लगे, क्योंकि इसका मतलब है कि इसमें क्या है, ये क्या कंटेन करता है, इसमें क्या होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, डिस्कस कर चुके हैं हम। ठीक, ऑन हीटिंग द वाटर इज रिमूव एंड द सॉल्ट टर्न्स व्हाइट। और जब हम इसको हीट करते रहते हैं तो वाटर क्या हो जाता है, दिखता है, उसके बाद वाटर पूरा हट जाता है, रिमूव हो जाएगा, और ये क्रिस्टल कैसे दिखेंगे हमें, सॉल्ट कैसे दिखेगा, व्हाइट दिखेगा। When 2-3 ड्रॉप ऑफ वाटर आर एडेड, तो जब हम इसमें 2 से 3 ड्रॉप वाटर ऐड कर देते हैं, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल रिस्टोर इट्स ब्लू कलर। और फिर जब हम इसमें 2-3 बूंदे पानी की डाल देते हैं तो कॉपर सल्फेट अपना ब्लू कलर वापस से रिस्टोर कर लेता है। ठीक है, सिंपल, क्या हुआ, समझ में आया। ठीक, तो हुआ क्या, हमने सॉल्ट लिया, सॉरी हमने क्या लिया, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल लिए। ठीक, कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल हमने ऐसे ड्राई टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, हीट किया बिना पानी के, ठीक है, ऐसे ही हीट किया। फिर जब हमने हीट किया तो हमने क्या देखा, इससे वाटर ड्रॉपलेट्स निकल रही है वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है, निकल रही है वाटर ड्रॉपलेट्स। तो वाटर ड्रॉपलेट्स निकली तो हमने क्या देखा कि इसका कलर धीरे धीरे क्या होने लग गया, व्हाइट होने लग गया। और जैसे ही सारा वाटर क्या हो गया, यहाँ से रिमूव हो गया, हट गया, वेपर बन जाएगा ना सारा पानी, तो सारा वाटर रिमूव हो गया, तो हमने क्या देखा कि ये जो सॉल्ट है ये कैसा हो गया है, व्हाइट कलर का हो गया है। ठीक, फिर अब व्हाइट कलर का हो गया तो अब हम क्या करेंगे, इसमें वापस से 2-3 ड्रॉप्स हमने वाटर की डाली। वाटर की ड्रॉप डालने से हमने क्या देखा कि जो कॉपर सल्फेट है, क्रिस्टल है, उन्होंने वापस से अपना ब्लू कलर क्या कर लिया है, रिस्टोर कर लिया है। ठीक, इससे हमने किया क्या, पहले हमने रिमूव किया जो भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यहाँ पे था। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यानी कि कितने वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है एक फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट में। ठीक है, एक फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट में कितने वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, वही क्या होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यहाँ पे हमने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव किया, यानी कि इस सॉल्ट में कितने क्या थे, वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट थे, हमने उनको क्या कर लिया, रिमूव कर लिया। अगर यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल थे, 2 मॉलिक्यूल थे, 3 थे, 10 थे, 20 थे, जितने भी मॉलिक्यूल थे उनको हमने रिमूव कर लिया। कहा जाता है रिमूविंग ऑफ वाटर, रिमूविंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कॉपर स्टोर करने के लिए हमने क्या किया, कुछ ड्रॉप्स क्या कर ली, पानी की ऐड कर ली, जिस वजह से देखो ये होता है ना CuSO4.5H2, ठीक, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ 5 मोल्स ऑफ H2। ठीक, हमने क्या करा यहाँ पे, वापस से इसका कलर रिस्टोर करने के लिए इसमें क्या डाला, कुछ ड्रॉप्स क्या डाले, वाटर के डाले, इस वजह से इनका जो कलर था वो वापस से क्या हो गया, रिस्टोर हो गया। चलिए, इतना आपको नोट कर लेना है बच्चों, नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, इतनी बात तो समझ में आ गई थी। अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन जो हमने अभी पढ़ी कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, इज द क्या है, फिक्स द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, कितना, फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल का फिक्स नंबर, ऐसे नहीं किसी कभी 5 है, कभी 10 है, कभी 15 है, नहीं, फिक्स नंबर प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट, यानी कि सॉल्ट के वन फॉर्मूला यूनिट में कितने या फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट होते हैं, हम ये नहीं कह रहे कितने, है ना, हर बार क्या होते हैं, फिक्स मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, अब हमेशा अलग अलग नहीं होंगे, फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होंगे एक फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट में, उसे ही क्या कहा जाता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। दे आर हाइड्रेटेड होते हैं, हाइड्रेटेड होते हैं, जैसे कि हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, जैसे हमने अभी कॉपर सल्फेट की बात की थी तो फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4.5H2, हमने बात की थी 5 मॉलिक्यूल्स, 5 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं यहाँ पर। अगर बात करें यहाँ पर Na2CO3.10H2, जो कि अभी हमने थोड़ा देर पहले फॉर्मूला पढ़ा था,
प्रीवियस लेक्चर में। देखो यहाँ पर पढ़ा था, ये क्या है, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है कि यहाँ पर भी क्या है, 10 वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा। जिप्सम की बात करें तो जिप्सम का CaSO4.2H2O यानी कि 2 वाटर मॉलिक्यूल्स ये कंटेन करता है। क्या कहा जाता है बच्चों इनको? हाइड्रेटेड। क्या कहा जाता है? हाइड्रेटेड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला पूरा पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे पॉइंट्स आपको नोट कर लेने हैं, फॉर्मूलाज को आपको नोट कर लेना है अच्छे से, और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन भी आपको नोट कर लेनी है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक। तो अब आगे बढ़ते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पढ़ते हैं। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? ऑन हीटिंग जिप्सम, जिप्सम हमने देखा, जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, CaSO4.2H2 यानी कि 2 वाटर मॉलिक्यूल CaSO। तो ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल एंड बिकम्स व्हाइट पाउडर। जब हम जिप्सम को हीट करते हैं कब, 373 केल्विन पे, तो ये क्या करता है, जो इसमें 10H2O, जो हाँ हमने अभी क्या देखा था पीछे यहाँ पर 2H2O, 2H2O मॉलिक्यूल जो होता है वो क्या करते हैं, इसको क्या कर देता है, लूज कर देता है, और क्या बन जाता है, व्हाइट पाउडर बन जाता है। इसी को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहा जाता है, या फिर या प्लास्टर ऑफ पेरिस हम इसको कहते हैं, CaSO4.5H। ठीक। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस और मिक्सिंग वाटर, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब दोबारा वाटर के साथ मिक्स कर लो तो फिर से क्या हो जाएगा, जिप्सम में बदल जाएगा, गिविंग अ हार्ड सॉलिड मास CaSO4.5H2O, जो कि हमारा क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इसमें अगर हम क्या डाल दें, 1.5H2O, तो बन जाएगा CaSO4.2H2O यानी कि जिप्सम। ओनली हाफ अ वाटर मॉलिक्यूल इज शोन टू बी अटैच्ड as water of crystallization becomes 2 formula units of CaSO4 share 1 molecule of water। इसीलिए हमने क्या डाला है, सिर्फ हाफ ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को यहाँ पर शो किया है, क्योंकि बिकॉज 2 फॉर्मूला यूनिट ऑफ CaSO4 शेयर 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, क्योंकि 2 फॉर्मूला यूनिट होते हैं जब CaSO4 के 2 फॉर्मूला यूनिट एक ही वाटर मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, शेयर करते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर 1.5H2O लिखा हुआ है, यानी कि हम कह सकते हैं हाफ मॉलिक्यूल यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक, इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। अब जैसे कि हमने CaSO4 वाला एक्सपेरिमेंट किया, CaSO4 वाले एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया कि जो उसको हीट किया, हीट करने में हमने क्या देखा कि वहां से वाटर ड्रॉपलेट्स हमें दिखी। अब वाटर ड्रॉपलेट्स या वाटर मॉलिक्यूल जिसे कह सकते हैं, वो क्या हो गए, बाहर निकल गए सारे, क्या हो गया, वहां से रिमूव हो गए। तो वो जो कॉपर सल्फेट था वो कैसा हो गया, अब व्हाइट कलर का हो गया। ठीक, फिर हमने उसमें दोबारा से वाटर मॉलिक्यूल, वाटर की कुछ ड्रॉपलेट्स डाली, तो वापस से अपने कलर में आ गया, ओरिजिनल कलर में, जो भी उसका कलर था। ठीक, ये सब हुआ कैसे, ये हमने डिस्कस किया। इसके बाद बात की बच्चों हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस की। हमने कहा बेसिकली ये है क्या, जिप्सम ही है। जिप्सम कैसे, हमने कहा कि जिप्सम को जब हम 373 केल्विन पर हीट करते हैं तो ये भी क्या करेगा, जैसे CaSO4 ने अपना वाटर मॉलिक्यूल को लूज कर लिया था, रिमूव कर लिया था, ये भी क्या करेगा, अपने वाटर को रिमूव कर लेगा, और ये भी कैसा बन जाएगा, व्हाइट बन जाएगा, व्हाइट बन जाएगा, व्हाइट पाउडर बन जाएगा। अब यही जो व्हाइट पाउडर है, इसी को क्या कहा जा रहा है बच्चों, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जा रहा है, या हम कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। फॉर्मूला है CaSO4.5H2O। ठीक, अब इस प्लास्टर ऑफ पेरिस में, प्लास्टर ऑफ पेरिस है क्या, जिप्सम ही तो है, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर दिया है जिप्सम से। ठीक, अब इस प्लास्टर ऑफ पेरिस में दोबारा जब हम क्या डालते हैं, वाटर ऐड करते हैं, तो ये वापस से क्या बन जाता है, जिप्सम बन जाता है। ठीक, और हमने यहाँ पर हाफ वाटर मॉलिक्यूल को करा हुआ है, अटैच करा हुआ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से, बिकॉज क्योंकि 2 फॉर्मूला यूनिट होते हैं, जो CaSO4 के 2 फॉर्मूला यूनिट एक ही वाटर मॉलिक्यूल को शेयर करते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि जिप्सम क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, जिप्सम से कैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया वाटर डाल के, ऐसे कैसे हो गया। तो ये हमने इस एक्सपेरिमेंट से अच्छे से डिस्कस कर लिया है कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक, चलिए तो बच्चों आपको नोट कर लेना है ये, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तो पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में समझ आया, कैसे ही जिप्सम से बनता है। जिप्सम जो है अपना वाटर मॉलिक्यूल को लूज कर लेता है, व्हाइट पाउडर में बन जाता है, तो उसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब हम दोबारा से वाटर डाल देते हैं तो वो जिप्सम बन जाता है। ठीक,
चलिए आगे बढ़ते हैं, यूजेस पढ़ते हैं पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के। वैसे तो आपने काफी ज्यादा यूजेस इसको देखे होंगे। पहला तो जो उसके नाम में ही है प्लास्टर, तो ये प्लास्टर की तरह काम करता है। कैसे? जो फ्रैक्चर्ड बोन होते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, जैसे इस तरीके से आपने देखा होगा, है ना। तो इस तरीके से क्या होता है बच्चों कि जब भी बोन फ्रैक्चर होती है, तो किसी का भी ऐसा कहते हैं ना कि हाथ टूट रखा है, पाँव टूट रखा है, तो बोन फ्रैक्चर होती है या मांस फट जाता है, तो हम क्या करते हैं, प्लास्टर लगवाते हैं। तो एक्चुअल में वो प्लास्टर है क्या? वही प्लास्टर ऑफ पेरिस ही है। ठीक। इसके अलावा आपने टॉयज देखे होंगे, इस तरीके से इसके टॉयज बने हुए, या डेकोरेटिव आइटम्स या मटेरियल्स फॉर डेकोरेशन। तो डेकोरेशन का मटेरियल भी इससे बनता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, इस तरीके से डेकोरेटिव मटेरियल्स भी इससे बनते हैं, टॉयज बनते हैं। दूसरी चीज, जो फ्रैक्चर्ड बोन्स होती हैं, जो हड्डियां होती है फ्रैक्चर्ड होती है, उनको सपोर्ट देने के लिए काम आता है ना। डॉक्टर कहते हैं लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? ताकि हाथ उसी पोजीशन पर रहे। ठीक है। अगला, टू मेक सरफेस स्मूथ, इस तरीके से किसी भी सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। अब ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसको इसका नाम मिला कहां से? Gets its name from the large gypsum deposit in, कहां से मिला? आप जानते हैं पेरिस में मोनमार्ट्रे है, जगह का नाम है, कल्चरल हेरिटेज साइट है पेरिस में। तो वहां पर क्या है? जिप्सम का क्या है? लार्ज डिपॉजिट है। ठीक, तो वहीं से इसको नाम मिला प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम से ही बनता है प्लास्टर, है ना। और ये कहाँ डिपॉजिट है? पेरिस में, तो नाम मिल गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। सिंपल, कोई यहाँ पर बहुत बड़ी साइंस नहीं। चलिए, तो ये कुछ यूजेस है बच्चों जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस से रिलेटेड, इसके अलावा इसके यूजेस से रिलेटेड। ठीक, तो आपको ध्यान में रखने हैं ये यूजेस, तो आप नोट कर लीजिए बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो यहाँ पर चैप्टर होता है हमारा खत्म, और एक छोटा सा पॉइंट हमारा बच जाता है। हालांकि हम इसको पढ़ चुके हैं, एक बार हम इसको फिर से पढ़ लेते हैं। तो हमने कहा था कि नेटल लीफ होता है, नेटल एक प्लांट होता है जो कि क्या होता है, जिसमें कि क्या होता है बच्चों, मेथेनोइक एसिड, या जिसे हम क्या कहते हैं, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, और इसमें क्या होता है, कांटे होते हैं। तो इस तरीके से प्लांट दिखता है। जब कभी हम गलती से इस प्लांट को टच कर लेते हैं, तो जहां पर हम टच करते हैं वहां पर ये प्लांट क्या करता है, हमारे बॉडी में उस हिस्से पे क्या करता है, जो हिस्सा इस पर टच होता है वहां पर मेथेनोइक एसिड इंजेक्ट करता है। अब ये मेथेनोइक एसिड जब हमारी बॉडी में इंजेक्ट करता है, या हमारे उस हिस्से में इंजेक्ट करता है जो इस प्लांट पर टच होता है, तो वहां पर क्या होता है, एक बर्निंग पेन यानी कि जलन जैसा दर्द हमें महसूस होता है। तो इस जलन जैसे दर्द को खत्म करने के लिए, इससे रिलीफ पाने के लिए, एक दूसरा प्लांट होता है बच्चों, जो कि है डॉग प्लांट, जिसे क्या कहा जाता है, डॉग प्लांट कहा जाता है। ये रहा हमारे डॉग पौधे, कहा जाता है डॉग प्लांट, जो कि नेचर में कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है। तो ये जो डॉग प्लांट है, जब हम इसको क्या करते हैं, जहां पर हमारा क्या हुआ है, फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट किया है नेटल प्लांट ने, उसको वहां पर रगड़ते हैं, तो एसिड और बेस मिलकर के क्या करते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं, और क्या कर लेते हैं, एक ये जो डॉग प्लांट है, ये एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है, उदासीन कर देता है, जिस वजह से हमें क्या मिलता है, रिलीफ मिलता है, कोई भी बर्निंग पेन या सेंसेशन महसूस नहीं होती। तो इसीलिए कहा गया है कि प्रकृति भी जो है वो उदासीनीकरण के विकल्प देती है। चलिए, तो यहाँ पर होता है हमारा चैप्टर खत्म। अब अपने आने वाले अगले सेशन में हम इसके हर एक टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। कुछ हम एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन करेंगे, असर्शन रीजन के क्वेश्चंस करेंगे, साथ ही कुछ शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और अगर हमारे क्वेश्चन जल्दी खत्म हो जाते हैं तो हम केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस भी करेंगे इस चैप्टर के। चलिए बच्चों, तो मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।